अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम, रेजोनेंस। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों से डिस्कस करनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने है वो है जी फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस। ये फ्री ऑसिलेशन किन्हें कहते हैं? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट ना कर रही हो, ठीक है, तो वो जो ऑसिलेशंस होंगी ना वो कहलाएंगी फ्री ऑसिलेशन। मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम। तो एग्जांपल में आपके पास है सिंपल पेंडुलम। अब अगली आ जाती है इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन किन्हें कहते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें वाइब्रेशन किसी कांस्टेंट फोर्स के अंडर हो रही हो। जैसे स्विंग की मिसाल है, स्विंग को आप एक बार जब उसको स्ट्रक करते हो तो सेकंड टाइम आफ्टर सम इंटरवल जब वो वापस आता है अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर, तो उसे दोबारा हमें स्ट्रक करना पड़ता है। ठीक, इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल हम इसमें लेते हैं ना, वो आ जाती है कि एक पेंडुलम है, वो आपने सस्पेंड किया हुआ है। उस पेंडुलम को जब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, आप दोबारा उसको स्ट्रक कर दो, तो ये कहलाती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक, अच्छा जी, लाउड स्पीकर की जो स्पीकर की जो लेयर होती है उस पर मुसलसल आके फोर्स लग रही होती है, तो वो भी फोर्स ऑसिलेशन है, लाउड स्पीकर की लेयर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि फ्री होता है, फ्री वाइब्रेशन होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है। अब हम जब बात करें फोर्स्ड और हार्मोनिक ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी ऐसा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसके ऊपर आपके ऊपर मुसलसल कोई फोर्स लगे, उसको सिंपल का नाम नहीं देंगे, उसको फोर्स्ड या ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देंगे। अब रेजोनेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। रेजोनेंस, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर अगर हम कोई एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, मिल जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लेंगे रेजोनेंस की। एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों ने ये आर्टिकल लेना है, एक्सप्लेनेशन आपने इस आर्टिकल से लेके चलनी है, और इस आर्टिकल में जो एक्सप्लेनेशन है वही बयान की गई है कि अगर आपके पास जब कोई सिस्टम वाइब्रेट करता है तो उसकी एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसे ओमेगा से शो किया गया। जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हो और वो जो फोर्स लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा से मैच करेगी, तो रिज़ल्ट के तौर पर बॉडी का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमारा एयर ड्रम की एग्जांपल इन्होंने दी है, इनके ऊपर पीरियोडिक फोर्स लगती है साउंड वेव्स की, जिसकी वजह से हमारे एयर ड्रम वाइब्रेट करते हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, और ये जो ऑसिलेशंस हैं क्योंकि फोर्स हो रही है, इसे उसको हम क्या नाम देते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस, जो पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरह एटॉमिक वाइब्रेशन वगैरह भी इसी की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब जो फोर्स ऑसिलेशंस होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती। हम जिस फोर्स ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं या जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, उस फोर्स की हमारा काम है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज होगा। मिसाल के तौर पर हमें जो एग्जांपल दी गई ना, इसके अंदर एक सिस्टम लिया गया और सिस्टम के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये शो की गई है ओमेगा प्राइम के साइन से। ठीक, अब उसकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ ली गई हैं, मिसाल के तौर पर ओमेगा प्राइम आपके पास 0.5 टाइम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 0.8 टाइम्स हो सकती है, और इसके इक्वल हो सकती है ओमेगा के। नीचे कुछ डायग्राम्स दी गई हैं कि जब आपकी देखें, ये है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग के अंडर ऐसा ऐसा क्या कर रही है? डाई कर रही है।
कम होता जा रहा है एम्पलीट्यूड पहली डायग्राम में। दूसरी डायग्राम में आपने क्या किया है कि जो फोर्स लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के 5 टाइम्स 5.5 टाइम्स के बराबर है। तो इससे क्या होगा, इससे मेंटेन है ये एम्पलीट्यूड है, ये यहाँ तक ये मेंटेन है, बराबर है नेचुरल एम्पलीट्यूड जो असल एम्पलीट्यूड है उसके बराबर चल रहा है। और जब आप 0.8 कर दोगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इंक्रीज़ कर गया ये एम्पलीट्यूड। और जब आप ओमेगा डबल प्राइम को इक्वल टू ओमेगा कर दोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 0.5 यानी हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा प्राइम डबल प्राइम की हाफ वैल्यू पर एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल करोगे तो ये डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, ये है जी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अगर डैम्पिंग ज़्यादा है सिस्टम के अंदर तो जो शार्पनेस है रेजोनेंस का, जो रिस्पॉन्स है एट रेजोनेंस वो ज़्यादा थोड़ा होता है। देखेंगे इसका जो हाइट है दैट विल टेल अस शार्पनेस। अगर आप डैम्पिंग बहुत छोटी कर देते हैं तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीडियम करती हैं तो तीसरा ग्राफ है, ऐसा ये शार्पनेस को शो कर रहा है। ये ट्रकोमा ब्रिज वाशिंगटन डीसी का जो ब्रेक हुआ था, इसकी वजह भी क्या रेजोनेंस थी। अब जो उन्होंने नया कंस्ट्रक्ट किया उसमें ये जो केबल नज़र आ रही है ना, केबल के अंदर उन्होंने सुराख बनाए हुए हैं, यहाँ भी बारीक बारीक हवा के सुराख बनाए हैं ताकि हवा यहाँ से गुजरे तो वो रेजोनेंस प्रोड्यूस ना कर सके। इसकी एग्जांपल आ जाएगी आपके पास, उसका आपने जिक्र कर लेना है इसके अंदर, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर ट्रकोमा ब्रिज की एग्जांपल है और बस, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है, मुश्किल आर्टिकल नहीं है। फुट नोट के जो 4 टॉपिक आते हैं ना आपके पेपर में, आखिरी सवाल, उसमें से एक टॉपिक में ये सवाल आता रहता है, उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।